आपका हमारे इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भाई तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तृतीय क्रियाकलाप में हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि व्यापार क्या होता है, परिवहन क्या होता है, सेवाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि भाई तृतीय क्रियाकलाप में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई पर्यटन क्या होता है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस वीडियो को देखने आए सबसे पहले, तो इससे पहले हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए कि इस वीडियो में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है, पंचम क्रियाकलाप क्या होता है, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और इस वीडियो को देखने में आपको मजा आएगा। एंड मजा ही नहीं, आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ पाएंगे। आप सीधा बैठ के मजे करके आप प्रवेश चले जाएंगे। सो मजे करके आपने चाहिए, अगर आप यहाँ आए हैं, यहाँ टाइम दिए हैं, तो आप अपना फोकस यहाँ बना के रखें। ओके, सो अगेन आई रिपीट कि अगर आप इस वीडियो में आए तो सबसे पहले आप उस वाले वीडियो में जाएं, उस वीडियो को देख के आए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए कि तृतीय क्या होता है, चतुर्थ क्या होता है, पंचम क्रियाकलाप होता क्या है, एंड अगेन इस वीडियो में आए। सो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट डिस्कस करना स्टार्ट करते हुए हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमें ये अगेन में डिस्कस करता हूँ आपके साथ तृतीय क्रियाकलाप के क्या होता है। तो तृतीय क्रियाकलाप ये वे क्रियाकलाप होते हैं जो बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, जो बेसिकली भुगतान के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वे सेवाएं जो हमें भुगतान के बदले मिलती हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद अगर मैं कहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, भाई एक ट्यूटर के तौर पर पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे फीस देगा तभी तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं फीस देगा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगेन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास मेडिकल ट्रीटमेंट आपने ले लिया, क्या भाई फ्री में तो ट्रीटमेंट तो लोगे नहीं ना, और फ्री में देगा भी क्यों वो तुम्हें? भाई उसने इतना तो पढ़ाई लिखाई किया है ना, तो तुमसे लेगा ही। ठीक है, तो भाई आप डॉक्टर के पास गए, आपने उससे सेवा लिया, तो आपने उसको भुगतान किया ना, पैसा दिया ना, तो भाई ये सभी जो क्षेत्र हैं सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। सर्विस सेक्टर बेसिकली ये कि जो भी आपको सेवाएं दे रहा है वो सब सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया अगेन कि तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है, और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ भाई व्यापार क्या होता है। तो व्यापार के बारे में आपको पता है, व्यापार बेसिकली क्या होता है, जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। क्रय विक्रय से मेरा मतलब जहां पे वस्तु को खरीदा भी जा रहा है, वस्तु को बेचा भी जा रहा है, उसे ही सामान्यतः हम व्यापार कहते हैं। भाई व्यापार तो ऐसे नहीं हुआ ना कि आप गए सीधा चीजों को रख दिया व्यापार हो गया, नहीं, आप खरीद भी रहे हैं, आप बेच भी रहे हैं, उसी को ट्रेड कहते हैं। और जब हम इस ट्रेड को देखते हैं, ये ट्रेड हमें दो डिफरेंट चीजों में देखने को मिलता है। भाई आप भी नोटिस करो, अपने आसपास के इलाके में घूमो, दिल्ली में हो तो आप सदर बाजार जाके घूमो, दूसरी जगह पे जाके घूमो, नहीं अगर आप सदर बाजार नहीं तो अपने लोकल के मार्केट में जाके घूमो। लोकल के मार्केट कुछ भी हो सकता है भाई, आपका आसपास का एरिया में कोई मार्केट लगता है वहां जाके घूमो। तो बेसिकली आपको दो तरीके के व्यापार देखने को मिलेंगे। एक व्यापार आपको दिखेगा थोक व्यापार, दूसरा आपको दिखेगा फुटकर व्यापार। पता है ना आपको क्या होता है थोक व्यापार और फुटकर व्यापार? भाई थोक व्यापार हो जिसमें आपको कोई भी चीज एक या दो चीज नहीं मिलती, आपको कई ज्यादा मात्रा में चीजों को लेना पड़ता है। लेकिन जब आप फुटकर की बात कर रहे होते तो जो रोडों पे आपके लगे हुए हैं या फिर आपके क्षेत्रों में लगाए गए बाजार, वो फुटकर व्यापार के उदाहरण है। लेकिन जब आप थोक व्यापार की बात करते हो, दिल्ली में सदर बाजार ले लीजिए, चांदनी चौक ले लीजिए, जहां आपको सामान, गांधीनगर मार्केट ले लो भाई, जो आपको थोक चीजों पे मिल रहा है कि आप कोई चीज ले रहे हैं तो ये नहीं कि आप एक जींस ले लेंगे, दो जींस ले लेंगे, आपको मैक्सिमम इतने जींस लेने होंगे, ये थोक व्यापार हो गया। फुटकर व्यापार में होनी, भाई फुटकर का व्यापार अलग होता है, जो आपके क्षेत्रों में लगाया जाए तो बेसिकली फुटकर व्यापार होता है। इसके साथ अगर एक और व्यापार को आपको देखना है तो आपको देख सकते हैं कि भाई आवधिक व्यापार क्या होता है। आवधिक व्यापार ये कि जो किसी अवधि पे लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप सामान्यतः आवधिक व्यापार की बात करेंगे, आवधिक व्यापार क्या होता है, तो आवधिक व्यापार ये कि किसी निश्चित अवधि पर लगाए जाने वाले जो बाजार होते हैं, कब निश्चित अवधि, इसको मिटा लो, यहां लिखता हूं समझ लो अभी से, निश्चित अवधि पर लगाए जाने वाले बाजार को हम बेसिकली कौन सा बाजार कहा जाता है, आवधिक बाजार। आपके इलाके में लगता है सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, बृहस्पति बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, रवि बाजार, वही है आवधिक बाजार जो किसी अवधि पे लगाए जाते हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में नियमित बाजार नहीं लगती वहां पे किसी ना किसी अवधि पर बाजार लगाए जाते हैं। दिल्ली या दूसरे शहरों में रवि बाजार, सोम बाजार, मंगल, बुध, बृहस्पति ऐसे बाजार लगाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो तो उसे हाट कहते हैं। भाई हाट लगाया जाता है ना आपके गांव में, क्योंकि जब मैं खुद छोटा था मैं भी हाट में खूब घूमता था। लाइक बिहार का मैं जैसे रहने वाला हूँ तो मैं वहाँ पे लाइक जो फोफी होता है, ये दूसरे चीज होते हैं, ये सब बेसिकली वहाँ पे खूब मिलते हैं। तो हाट तरीके से, यानी कि लोग अपने चीजों को लाके बेचते हैं वहाँ पे।
छोटे लेवल पे किसी अवधि पे लगाया जाता है, फ्राइडे को लगाया जाता है, सैटरडे को लगाया जाता है, या आपके गांव में किसी दूसरे दिन लगाया जाता होगा, तो आवधिक बाजार होता है। तो भाई सबसे पहले आपने समझा कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार ये जहां पे क्रय विक्रय हो वस्तुओं का, उसे व्यापार कहते हैं। दूसरा थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार चीजों को इकट्ठा आपको लेना है, फुटकर व्यापार में नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आवधिक बाजार क्या, किसी अवधि पर लगाए जाने वाले जो बाजार होते हैं उन्हें हम बेसिकली आवधिक बाजार कहते हैं। जैसे कि शहरों में सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि लगता है, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में हाट लगाया जाता है, जो किसी एक निश्चित अवधि पर इस प्रकार के बाजार लगाए जाते हैं। तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि व्यापार के अंदर सर्विस देने वाले लोग काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्योंकि जब आप बाजार जाओगे तो कोई ना कोई कुछ बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, आप उसको भुगतान कर रहे हो तभी वो चीज आपको बेच रहा है। अगर आप उसको भुगतान नहीं करोगे तो क्या आपको बेचेगा, नहीं बेचेगा ना, आप भी नहीं बेचोगे भाई, तो कहां से बेचेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। अगेन जो अब हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है भाई, परिवहन क्या होता है। परिवहन क्या होता है, किसी भी चीज या किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है ना। तो परिवहन जो है बेसिकली देश की आर्थिक स्थिति में, देश के सर्विस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जो परिवहन है एक बहुत बड़ा एक सर्विस क्षेत्र के रूप में भी एक विकसित हुआ है। तो जब हम परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन बेसिकली कितने प्रकार के हैं, तो हमारे स्थल परिवहन है, हमारे जल परिवहन है, हमारे वायु परिवहन है, हमारे रेल मार्ग है, उसके बाद जो हमारे क्या है पाइपलाइन है। ये सभी हमारे देश के परिवहन है, जो हम जिनको एक बेसिकली एक ब्रॉड तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जब हम स्थल परिवहन की बात करेंगे इसमें हम बसों की बात करेंगे, ट्रकों की बात करेंगे, अलग अलग चीजों की बात करेंगे जो स्थल पे। जल की बात करेंगे तो हम जल के में कौन कौन से परिवहन यूज किए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। वायु परिवहन की बात होगी तो हम बात करेंगे कि वायु परिवहन क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। रेल मार्ग हम डिस्कस करेंगे कि रेल मार्ग क्या है, पटरियों के आधार पर रेलों को कितने हिस्सों में बांटा गया, लाइक नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। इसकी स्टडी हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। उसके बाद आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन भी तो एक परिवहन है भाई, किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ये अपना बहुत बड़ा योगदान निभाता है कि नहीं निभाता है, ऑब्वियसली निभाता है। तो जब ये परिवहन है हर जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से किसी भी स्थान की जनसंख्या प्रभावित होती है, जिस तरीके से किसी भी स्थान की उद्योगों को प्रभावित होती है, तो भाई कोई ना कोई कारक होता है ना जो इसको प्रभावित करते हैं। जब बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था तृतीय क्रियाकलाप का चैप्टर, उसमें आपको मैंने क्या बताया था भाई, उद्योगों का आकार ये सब बताया था। उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि भाई उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सो इसमें आपको डिस्कस करना है भाई परिवहन क्या होता है। मैंने आपको समझाया किसी भी चीज या किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत चीजों का योगदान है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या हो गया आपका आर्थिक कारक, दूसरा हो गया आपका सामाजिक, तीसरा हो गया राजनीतिक, चौथा हो गया जनांगीय, पांचवा हो गया आपका तकनीकी, छठा हो गया मांग। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया भाई परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, तो परिवहन को बेसिकली प्रभावित करने वाले मुख्यतः 6 कारण हैं। आप 8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं, आप उस बेस पे इसको कितने भी हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। भाई कितने हिस्से हैं जिसको प्रभावित करते हैं। जनरली मेरे अकॉर्डिंग और भी हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 6 रखा हूं जो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ सकें। फर्स्ट है आर्थिक कारक। किसी देश की आर्थिक व्यवस्था किसी स्थान के परिवहन को ऑब्वियसली प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई देश ज्यादा समृद्ध है एक इकोनॉमिक रूप से या किसी भी दूसरे चीज से, या कोई राज्य आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, वहां पे परिवहन का विकास उतनी ही तेज गति से होगा। लेकिन जो स्थान या जो क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पे क्या परिवहन का विकास उतनी तेज गति से होगा, तो बिल्कुल भी परिवहन का विकास उतनी तेज गति से नहीं होगा। लेकिन जो क्षेत्र संपन्न है, पैसे हैं, सब कुछ है, उसका जीडीपी वगैरह में सब चीज में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, वहां पे परिवहन का विकास जो है एकदम तेज गति से होगा, एक अच्छे तरीके से होगा। लेकिन जो स्थान पिछड़ा हुआ है
वहां पे परिवहन का विकास उतनी तेज गति से नहीं होगा। दिल्ली है, दिल्ली आर्थिक रूप से संपन्न है, यहाँ पे सड़कें, पुल, फ्लाईओवर आप बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन क्या आदिवासी क्षेत्र है क्या, वहां पे भी इसी तरीके का विकास है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आता है सामाजिकरण। सामाजिकरण भी किसी स्थान के परिवहन को प्रभावित करने में एकदम महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और कैसे, आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए किसी गांव में एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उस सड़क निर्माण के दौरान किसी लोगों का खेत आ गया है, किसी भी चीज, कोई भी खेत, यहाँ कुछ भी आ गया है, घर आ गया है, तो लोग क्या करते हैं, धरना टाइप का, प्रदर्शन टाइप का डाल देते हैं कि नहीं, वो वहां से सड़क नहीं जाने देंगे, या फिर किसी दूसरे चीज या कोई परिवहन वहां से नहीं जाने देंगे। क्यों? उनकी संपत्ति हो सकती है, या फिर उसके बदले वो लोग क्या मांगते हैं, मुआवजे टाइप की कुछ ज्यादा ही मात्रा में मांगने लगते हैं। तो सामाजिकरण भी किसी स्थान के परिवहन को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है राजनीतिक कारक। गवर्नमेंट पॉलिसी भी उसको प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक तरफ सरकार ने उसके लिए पास कर दिया कि भाई परिवहन पे इतना खर्चा होना चाहिए, लेकिन जो क्षेत्र की सरकार है या फिर कोई पंचायत है, भ्रष्टाचार के कारण या दूसरी चीजों के कारण परिवहन के विकास में अपना मुख्य योगदान नहीं निभा पाती। उसके बाद आता है जनांगीकी कारण। देश में जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, परिवहन की मांग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी भाई। अगर देश की जनसंख्या आपकी कहते हैं कि भाई 2011 की अकॉर्डिंग कितना है, 121 करोड़ है, लेकिन अभी मान लेंगे तो 142-44 करोड़ तो ऑब्वियसली हो गया होगा ना। तो भाई परिवहन भी तो चाहिए इनके आने जाने के लिए, भाई गांव जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, चाहिए ना। तो भाई जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, परिवहन का मांग या परिवहन उतनी ज्यादा प्रभावित होगी। उसके बाद तकनीकी कारण। तकनीकी कारण बेसिकली क्या, तकनीकी कारण की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पता है आपको। तो तकनीकी कारण भी इसको प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई क्षेत्र या कोई राज्य या कोई देश तकनीकी रूप से समृद्ध है, तो उसका परिवहन या उसका आधुनिकता होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। जापान को ले लो भाई, टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस है, तो क्या परिवहन उससे छोटा मोटा है क्या? नहीं, बड़ा जेन्युइन है। उसके बाद आते हैं, और कोई क्षेत्र मान लीजिए पिछड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या उसी तरीके का विकास है क्या परिवहन? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आता है मांग। जितनी ज्यादा परिवहन की मांग बढ़ेगी, ठीक, उसका परिवहन का डेवलपमेंट होगा। परिवहन की मांग नहीं बढ़ेगी, मांग में गिरावटें रहेंगी, तो परिवहन का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी आपसे सवाल आता है, पेपर में सवाल पूछ दिया जाता है, भाई ये परिवहन क्या होता है, परिवहन के प्रकार बता दो एंड परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बता दो, तो मुंह मत बना के बैठ जाना कि भाई ये होता क्या है। तो परिवहन बताना, परिवहन क्या होता है। दूसरी बात, इसके प्रकार कौन कौन से, ये ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इसके बाद मैंने डिस्कस किया कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिनमें मैंने डिस्कस किया आर्थिक कारक क्या है, सामाजिक कारक क्या है, राजनीतिक कारक, जनांगीकी कारक, तकनीकी कारक, मांग क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपके साथ दो चीज डिस्कस किया अब तक। पहले डिस्कस किया कि व्यापार क्या होता है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि परिवहन क्या होता है। व्यापार में मैंने आपको बताया कि व्यापार होता क्या है, जहाँ पे वस्तु का क्रय विक्रय हो, वस्तु खरीदा और बेचा जाता हो, वही व्यापार होता है। व्यापार हमें थोक व्यापार देखने को मिलता है, फुटकर व्यापार देखने को मिलता है, आवधिक व्यापार देखने को मिलता है, ठीक, जो अवधियों पर लगाए जाते हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया परिवहन के प्रकार, स्थल, जल, वायु, रेल, पाइपलाइन, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं, वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ, तो अब जो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा ये है कि भाई संचार क्या होता है। तो संचार आप लोगों को पता है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। और प्रेजेंट टाइम में, कोरोना के टाइम में इतना क्रिटिकल सिचुएशन आ गया कि संचार ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया कि नहीं बन गया। भाई आप लोग भी तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, मैं किस वे में पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन वे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये कहाँ से आया, कोविड की तो देन है। हम कहते हैं भाई कोविड का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हमें दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है, लेकिन कोविड का पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो संचार बेसिकली ये कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। संचार एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। इसके साथ अगर आप नॉर्मली में दूसरी चीजों की बात करें, तो जो संचार है वो है क्या, तो बेसिकली संचार है क्या, तो मैंने आपको हल्का सा डिफाइन कर दिया कि संचार क्या होता है। इसके साथ अगर आप देखें तो इस कोविड टाइम में या दूसरे जो सिचुएशंस होते हैं, उसमें संचार का जो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो क्या डिस्कस करना है, भाई पर्यटन क्या होता है, ठीक है। तो पर्यटन को जब आपके बात की जाएगी, पर्यटन क्या होता है, तो पर्यटन क्या है, एक यात्रा है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। पेपर में सवाल पूछा जाता है, भाई पर्यटन क्या है, पर्यटन एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर क्यों है, एंड पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो मुंह बना के बैठ जाओगे पेपर में कि भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। तो ऐसे सीरियस टाइप का सिचुएशन मत क्रिएट करो भाई मेरे सामने में। आप ये जानो जो पढ़ा रहा हो तो उसको समझो,
ठीक है, मेहनत लगा रहा हूँ भाई, एनर्जी तो वेस्ट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो मेरे एनर्जी के कुछ तो बेनिफिट दो। तो 1 मिनट पानी पी लो मैं थोड़ा सा, जुकाम भी हो रखा है, पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई पर्यटन क्या है, टूरिज्म क्या है, तो मैंने बताया कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। क्यों सर्विस सेक्टर है भाई? मनाली गए हो ना घूमने, कहीं किसी भी जगह पे गए हो कि नहीं घूमने, क्या वहां पे एक ही व्यक्ति रहता है क्या जो तुम्हें लेके घूमता रहता है? नहीं, वहां पे आपको बहुत 100 तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, 100 तरीके की सेवाएं देखने को मिलेंगी। जब तक आप भुगतान नहीं करोगे उनको, तब तक आपको सेवाएं जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऐसा है कि नहीं है? ऑब्वियसली ऐसा ही है। उसके बाद बात करते हैं पर्यटन क्या, तो पर्यटन एक यात्रा है जो किसी अमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। अमोद प्रमोद के उद्देश्य से आपको चाहते हैं कि आपको सुख भी मिले, सुविधाएं भी मिले, आपको मौज भी आए, कुछ सीखे भी, यही तो उद्देश्य होता है आपका पर्यटन करने का। या फिर दुख में या गम में भी चले जाते हो पर्यटन करने, यात्रा करने, टूरिज्म पे, नहीं ना, अमोद प्रमोद के उद्देश्य से जाते हो कि आपको कुछ मजे आए, चिल करें, बहुत कुछ करें। मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यही हम करते हैं। तो पर्यटन एक यात्रा है जो अमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। अब ये सवाल आता है कि जो पर्यटन है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में बेसिकली अगर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, तो पर्यटन को सबसे पहला जो कारक है जो प्रभावित करता है वो क्या है? पूंजी, ठीक। दूसरा है मांग, तीसरा है वहां का सामाजिक स्तर, चौथा हो गया आपका भूदृश्य, पांचवा हो गया आपका वहां के सांस्कृतिक, छठा हो गया आपका ऐतिहासिक कला। उसके साथ आप जो है नेक्स्ट ले सकते हैं कि हाँ बेसिकली आप इतना ही लें, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि पर्यटन क्या है, पर्यटन मैंने डिस्कस किया कि पर्यटन ये है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले में जो कारक है उसमें पूंजी, मांग, सामाजिक स्तर, भूदृश्य, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एवं कला, ये वो कारक है जो किसी भी स्थान के पर्यटन को प्रभावित करता है। मान लीजिए पूंजी, आप उसी स्थान का चयन करेंगे जहाँ पे आपका जो पूंजी का जो मामला है वो एकदम अनुकूल हो। ये नहीं कि आप उस स्थान पे चले जाएंगे जहाँ को 1 लाख 2 लाख रुपए लगे, ऐसे तो नहीं जाओगे ना। आप उसी स्थान का चयन करोगे जहाँ आपका कम से कम पैसे में काम हो जाए, ठीक, क्षेत्र भी अच्छा हो, देखने में मजा आए और कम से कम पैसे में काम हो जाए। दूसरा है मांग, किस स्थान की मांग है। आज के टाइम में लोग हिल स्टेशन की मांग बहुत ज्यादा है, तो लोग पर्यटन करने के लिए कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन पे जाते हैं। डेजर्ट का शौक रखते हो क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं रखोगे। डेजर्ट कहाँ जाओगे घूमने? मन ही नहीं करता होगा जाने का, मन तो करता होगा माउंटेन्स वगैरह पे जाएं, पहाड़ों पे घूमें। उसके बाद आता है सामाजिक स्तर। समाज का स्तर कैसा है? मान लीजिए जहाँ का समाज का स्तर कुछ ठीक प्रकार का ना हो, लोग उस स्थान पे घूमने फिरना पसंद ही नहीं करेंगे, या फिर कुछ सामाजिक कुरीतियां हो, उस स्थान पे लोग घूमना पसंद नहीं करेंगे, या फिर सामाजिक स्तर अगर शिक्षा है, बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं, लोग उस स्थान पे घूमना कम पसंद करेंगे। लोग उस स्थान पे ज्यादा चयन करते हैं जो एक सामाजिक रूप से समृद्ध हो, एक कुशल हो। उसके बाद आता है भूदृश्य, वो क्षेत्र कैसा है? पहाड़ है, पठार है, मैदान है, तट है, ये भी किसी स्थान के पर्यटन को प्रभावित करता है। उसके बाद सांस्कृतिक रूप से वो क्षेत्र कैसा है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद वगैरह घूमने जा रहे हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य से जा रहे हैं, तो सांस्कृतिक भी महत्वपूर्ण है। लाइक आप मक्का, मदीना, किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो ये सब सांस्कृतिक कारणों के कारण पर्यटन है, तो ये भी एक इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आता है इतिहास एवं कला, किसी स्थान का इतिहास ही, उस इतिहास से रिलेटेड जो उसकी कला है वो सब भी किसी स्थान के पर्यटन को प्रभावित करती है। लाइक लोग राजस्थान घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पिंक सिटी है, क्यों जा रहे हैं लोग? किले वगैरह देखने जा रहे हैं। दिल्ली में बाहर से लोग आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं? लाल किला है यहाँ पे, पुरानी किला है यहाँ पे, कुतुब मीनार है यहाँ पे, ऐतिहासिक एवं कला है ना, तो ये भी किसी स्थान के पर्यटन को प्रभावित करता है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया पर्यटन क्या होता है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से? तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में पूंजी, मांग, सामाजिक स्तर, भूदृश्य, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एवं कला, ये पर्यटन को क्या करते हैं? बेसिकली प्रभावित करते हैं। पेपर में सवाल आ जाता है 5 नंबर का, तो आ ही जाता है कि भाई पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक को बता दो। अब जो नेक्स्ट है, अभी हमें क्या समझना है इसमें? पर्यटन प्रदेश कौन से, मतलब टूरिज्म रीजन कौन कौन से इंडिया में, तो आपको भी पता होना चाहिए भाई आपका टूरिज्म रीजन कौन कौन सा है। सबसे पहले आपका रीजन ले सकते हो, आपका हिमालय रीजन,
भाई पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह जा रहे हैं ना। वेस्टर्न घाट, राजस्थान। यानी कि आप ये लिख सकते हो, जब आपसे पूछा जाता है कि पर्यटन रीजन कौन कौन सा ओवरऑल इंडिया में, तो आप बता सकते हैं कि जहां पे लोग पर्यटन के उद्देश्य से ज्यादा जा रहे हैं, हिमालय की बात हो रही है तो हिमालय में सिर्फ एक हिमालय नहीं, अलग अलग स्थानों की हिमालय, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, लोग इस स्थान पे घूमने जा रहे हैं। दूसरा आ रहा है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एक स्टेट नहीं कि भाई आप एक स्टेट पकड़ के गोवा लेके केरल लेके बैठ जाओगे, नहीं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं लोग, कर्नाटक भी जा रहे हैं, फिर आपका गोवा भी जा रहे हैं, केरल भी जा रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट। गुजरात भी जा रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं, लोग राजस्थान भी जा रहे हैं घूमने, टूरिज्म के उद्देश्य से जा रहे हैं। लोग सेंट्रल दिल्ली भी आ रहे हैं घूमने के लिए, एक रीजन है। तो हिमालय लोग किस जा रहे हैं, हिल स्टेशन के तौर पे जा रहे हैं। गर्मी का टाइम आएगा, लोग ठंडी की तरफ वहां पे प्लान करेंगे, घूमने फिरने मजे करने जाओगे, आप में से कोई चला ही जाएगा। तो बेसिकली क्या डिस्कस किया हमने, पर्यटन क्या, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या, पर्यटन प्रदेश। पेपर में 100% क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब जो हमें ये डिस्कस करना है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है भाई, कहां पे करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन क्या है। जब आपसे पूछा जाता है भाई चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो चिकित्सा पर्यटन का मतलब ये है जब चिकित्सा उपचार के साथ साथ आपको पर्यटन की भी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, हम लिखा है चिकित्सा पर्यटन, नाम से ही पता चल रहा है चिकित्सा भी मिल जाए, पर्यटन भी हो जाए, उसी को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। अब चिकित्सा पर्यटन क्या है, तो बेसिकली समझो भाई बाहर के जो लोग हैं इंडिया में आते हैं, चाहे सर्जरी के उद्देश्य से, किसी दूसरे चीज के ऑपरेशन के उद्देश्य आते हैं ना भाई, जब यहाँ आते तो क्या ऐसे सर्जरी करवा के रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पर आते हैं, लाइक घूमते ही फिरते हैं, आते हैं सर्जरी करवाने, घूमने चले जाते हैं राजस्थान, वेस्टर्न घाट, हिमालय, हिल स्टेशन, पता नहीं फला ठिकाना काम कहाँ जाते हैं। तो चिकित्सा उपचार के साथ साथ जब पर्यटन की भी सुविधा आपको मिल जाती है, तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ पॉइंट थे जो आपको इस चैप्टर के अंदर समझना था। इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझना है ज्ञान आधारित उद्योग क्या है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाम से पता चल रहा है ज्ञान आधारित उद्योग, यानी कि ज्ञान आधारित उद्योग ये वे उद्योग हैं जो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, ज्ञान पे डिपेंड करते हैं। कार्य करने वाले लोग क्या होते हैं, कुछ दक्ष होते हैं, यानी कुशल होते हैं, ठीक। तृतीय क्रियाकलाप का ये मुख्य क्षेत्र है। तो जब पेपर में ये सवाल आता है कि भाई केपीओ क्या है, इसको हम केपीओ भी कहते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इसका पूरा नाम है। हिंदी में आप इसको याद रखिए, ज्ञान आधारित उद्योग या फिर ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन भी आप इसे कह सकते हैं, बाह्य स्रोतन ही कह लीजिए। केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस यही है कि ये ज्ञान के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें उच्च दक्ष के लोग होते हैं, ठीक। तृतीय क्रियाकलाप का ये मुख्य क्षेत्र है। किसकी महत्ता होती है इसके अंदर, कौशल इसमें इंपॉर्टेंस होता है। कौशल मतलब आपके पास स्किल्स क्या है, ये ज्ञान आधारित उद्योग का एक मुख्य पार्ट है, ठीक। जो दूसरा को हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, व्यापार आधारित बाह्य स्रोत, जिसे हम कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य किससे है, ये ठेका दक्षता प्रणाली है, इसका लिख लीजिए आप। ये ठेका दक्षता प्रणाली है, ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है लागत कम आती है। लागत कम आने से मतलब क्या है, जो एक कंपनी होती है दूसरे कंपनी को एक ठेके के रूप में दे देती है कि भाई आप इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हो, यानी कि नाम से पता चल रहा है ठेका दक्षता प्रणाली। यानी कि इसमें क्या इंपोर्टेंट रखता है, ठेका इंपोर्टेंट रखता है। कोई कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी से ठेके पे कुछ चीज लेती है या उस काम को करती है। किससे संबंधित है, ये द्वितीय क्रिया से संबंधित है। ज्ञान आधारित उद्योग से ये क्या है, विपरीत है।
ज्ञान आधारित से क्या है, विपरीत है। क्योंकि मैंने बताया जो ज्ञान आधारित उद्योग है इसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है, बट इसमें इतना ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें उच्च दक्षता की जरूरत है, बट इसमें दक्षता की जरूरत नहीं है। ये तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य क्षेत्र है, इसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस करता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये द्वितीय क्रियाकलाप से बेसिकली संबंधित है, ज्ञान आधारित के एकदम विपरीत है। ये ठेका दक्षता प्रणाली है, कौन सा, व्यापार आधारित बाह्य स्रोतन, जिसे हम बीपीओ भी कहते हैं, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन जिसे हम क्या कहते हैं, केपीओ भी कहते हैं। इसके साथ जो अभी इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है वो है अंक विभाजन। अंक विभाजन क्या है, या फिर अंक विभाजन क्या है, ठीक है। जब आप अंक विभाजक की बात करते हो तो अंक विभाजक क्या है, देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आधारित पर जो विकास हो रहा है अभी हमारे देश में, उसमें जो क्या है, हर देश का अपना अलग अलग रोल है। यानी कि जो विकसित देश हैं सूचना को लेके या फिर संचार को लेके काफी आगे निकल गए हैं, और जो विकासशील देश हैं वो इन मामलों में क्या हो गए, काफी पीछे हो गए, ठीक है। यानी कि जो अमेरिका जैसे देश हैं वहां पे मान लीजिए आगे जो डेटा का स्पीड है या किसी दूसरे तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया या फिर कम्युनिकेशन लेवल हो गया, काफी इंक्रीज काफी ज्यादा है, लेकिन भारत में वो उस स्तर से नहीं है। यानी कि अंक विभाजक का सीधा सा मतलब क्या है, सूचना एवं संचार पर आधारित विकास जो है पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। यानी कि पूरे के पूरे ग्लोब पर एक जैसा ही नहीं है। यानी कि अगर 5G यहाँ पे भी है तो हर जगह 5G नहीं है, कहीं पे 2G भी हो सकता है, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो अंक विभाजक ये कि सूचना एवं संचार पर आधारित विकास पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है, जिसमें जो विकसित देश है वो काफी आगे हैं और जो विकासशील देश है काफी पीछे हैं। और अगर आप भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो भारत में भी अंक विभाजक देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और भी इनके आसपास के जो नगरे हैं वो काफी संचार के रूप से या फिर दूरसंचार के रूप से काफी समृद्ध हैं, बट जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं। लाइक इसका आप देख सकते हो कोविड के टाइम में लाइक एक डिजिटल डिवाइड आया। डिजिटल डिवाइड में बेसिकली क्या कि कुछ जो स्टूडेंट जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है या फिर कम्युनिकेशन पावर है वो तो क्लासेस को लेने में समृद्ध हुआ, ले पाया उसे, बट जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है या फिर नेटवर्क इशू या दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स है वो उन चीजों को नहीं ले पाया। ये हमें बेसिकली क्या बताता है, अंक विभाजक के बारे में बताता है कि भाई अंक विभाजक क्या है, ठीक है। और जो चतुर्थक और ये तो हमारा हो गया तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप में हमने बेसिकली क्या पढ़ा भाई, व्यापार क्या होता है, व्यापार को कितने हिस्सों में बांटा गया है। लाइक आपका फुटकर थोक व्यापार क्या होता है, आपदिक क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि परिवहन क्या होता है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक है, हमने इस पे डिस्कस किया। एंड ये हमने डिस्कस किया कि भाई परिवहन के कौन कौन से टाइप्स हैं। अगेन उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि भाई पर्यटन क्या होता है, पर्यटन का डेफिनेशन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में पूंजी, मांग, सामाजिक स्तर, भूदृश्य, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कला का क्या रोल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई टूरिज्म के कौन कौन से रीजन है हमारे इंडिया में, लाइक हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट, राजस्थान जैसे जो इलाके हैं ये पर्यटन प्रदेश के रूप में बेसिकली जाने जाते हैं। इसके साथ हमने पर्यटन का ही एक हिस्सा है चिकित्सा पर्यटन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, जिसमें हमने ये जाना जब चिकित्सा उपचार के साथ साथ हमें पर्यटन की भी सुविधा मिल जाती है तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। उसके बाद हमने अगेन यहाँ आए एंड हमने क्या डिस्कस किया, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन केपीओ के बारे में डिस्कस किया। ज्ञान नाम से पता चलता है ज्ञान से संबंधित है। एंड अगेन हमने डिस्कस किया कि व्यापार आधारित बाह्य स्रोतन क्या है, ये एक ठेका दक्षता प्रणाली है, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या देती है, ठेका देती है एंड उसी से संबंधित जो भी कार्य है उस काम को करवाती है। एंड उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया कि अंक विभाजक क्या होता है। अंक विभाजक में जनरली क्या है, सूचना एवं संचार पर आधारित विकास पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। यानी कि पूरा जो ग्लोब है वो एक तरीके से ही टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि हर जगह का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक। फॉर एग्जांपल आप इंडिया लेवल पे भी देख सकते हो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या उसके आसपास के क्षेत्र टेक्नोलॉजिकल रूप से काफी डेवलपमेंट है, बट जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं। वहां नेटवर्क की कनेक्टिविटी या दूसरी चीज की जो फैसिलिटीज है वो आज भी उपलब्ध नहीं है। ओके, सो इससे रिलेटेड मैं एक दो और की पॉइंट्स देख लेता हूँ कि आपके इस चैप्टर में क्या है, एंड अगेन मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। इसमें एक और समझ रहे हैं जो सेवाएं के बारे में बात है, जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज एक नहीं काफी सर्विसेज हैं, चाहे आपका एक डॉक्टर्स हो या फिर एक टीचर्स हो या फिर एक कपड़े एक पंसारी की दुकान, लाइक आपके आसपास का जो दुकान है, अगरबत्ती की दुकान है, सब्जी वाला है,
फल वाला है, कोई भी आपको सर्विस दे रहा है। इसी तरीके की एक है कि भाई मुंबई में डिब्बा वाला सेवा। मुंबई में डिब्बा वाला सेवा क्या आपको पता है, काफी लोग ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि उसमें जो खाना है डिब्बे में पैक करके लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। कहाँ चल रहा है, तो मुंबई में चल रहा है, काफी फेमस है। तो इसी से रिलेटेड अगर आप इंडिया में देखें या किसी दूसरे स्थानों पर देखें या फिर शिक्षण संस्थान जहाँ पे वहाँ पे आपको पीजी की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। पीजी में रहते हैं हम जो किसी दूसरे स्थान से आके इस स्थान पर रहते हैं, तो उनको खाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए तो लोग चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है होती है। ठीक, तो डिब्बा वाला सेवा बेसिकली मुंबई में है, बट इंडिया अपने दिल्ली में भी कई स्तर पे ऐसे कार्य होते हैं, लाइक कपड़े धोने के लिए सेवाएं हैं, अलग अलग चीजों की सेवाएं, चाहे धोबी ही क्यों ना हो, ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, सर्विस सेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि ट्रेड क्या होता है, यानी कि व्यापार क्या होता है, परिवहन क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया ज्ञान आधारित उद्योग क्या होता है, व्यापार, फिर उसके बाद में व्यापार आधारित बाह्य स्रोतन क्या होता है, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन क्या होता है, अंक विभाजक क्या होता है, इसके हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप पे। खैर इसके बारे में तो हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो जो चतुर्थक क्रियाकलाप है बेसिकली क्या है, ज्ञान से संबंधित है, ठीक, जिसमें बेसिकली अनुसंधान से संबंधित लोग जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, फोर्थ एक्टिविटीज के अंदर। और जो पंचम क्रियाकलाप है उसमें क्या होता है, अति विशिष्ट ज्ञान के लोग शामिल होते हैं जो अपने कार्य में अति दक्ष या अति कुशल होते हैं, लाइक आपके निर्णयकर्ता हो गए, पदाधिकारी हो गए, ये सब जो लोग जो काफी हाई लेवल पे होते हैं, नीति आयोग के जो मेंबर्स हो गए, ये सब काफी हाई लेवल के लोग हैं, इन्हें हम पंचम क्रियाकलाप के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इसे हमने अभी तक कवर किया। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में करें एंड इसे बताएं। ओके, एंड तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।